हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के रिप्रोडक्शन यानी कि जनन पढ़ रहे हैं। जनन में हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। अब इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में कैसे लैंगिक जनन होता है, यानी कि जनन जो होता है वो पौधों में कैसे होता है, ये हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया। और इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में लैंगिक जनन किसे कहते हैं, कैसे होता है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए, मनुष्य में जो लैंगिक जनन होता है ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है, यानी कि 3 चरणों में लैंगिक जनन जो होता है मनुष्य में पूर्ण होता है। पहला पहला होता है लैंगिक निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद से होगा निषेचन, और निषेचन के बाद की घटना जो होगा वो निषेचन पश्च घटना कहलाती है। यानी कि समझना, आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप कमा रहे हो, अभी तो नहीं कमा रहे हैं हम, कोई आपसे पूछता है कि यदि मैं कमा रहा हूं तो मैं कमाने से पहले क्या करता था, तो कमाने से पहले हम पढ़ रहे थे। तो जो पढ़ना है वो पहला चरण है। फिर पढ़ाई लिखाई जब हमारा कंप्लीट हो गया तब हमने कमाना शुरू किया। और जब कमाएंगे तो कमाने के बाद क्या करने वाले हैं, तो घर बनवाएंगे या जो भी हमको करना होगा आगे, तो ये कमाने की पश्च घटना कहलाएगी। यानी कि पढ़ने से, यानी कि कमाने से पहले हम क्या करते थे, ये निषेचन, ये कमाने के पहले की घटना होगी। फिर हम पढ़ लिख कर कामयाब हो गए तो कमाना शुरू किए, और फिर कमाने के बाद क्या होने वाली है तो पश्च कहलाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, मनुष्य में जो लैंगिक जनन होता है, मनुष्य में जो लैंगिक जनन होता है वो 3 चरणों में कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। पहला निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है वो निषेचन पूर्व घटना में पढ़ेंगे। यानी कि निषेचन पूर्व घटना में हम लोग यही जानेंगे कि पुरुषों में कैसे, नरों में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। यानी कि यहाँ पे देखिए, नर में नर युग्मक जो होता है ना, गैमेट्स, यानी कि वो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। तो निषेचन से पहले क्या होता है, तो पुरुष में यानी कि नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। फिर जब ये शुक्राणु, यानी पुरुष के अंदर ये शुक्राणु बन जाता है और मादा में ये अंडाणु बन जाता है, तब ये जब दोनों तैयार हो जाएगा तब इन दोनों, यानी देखिए आप, हम यहाँ पे शुक्राणु का एक डायग्राम बना दिए हैं और यहाँ पे मादा की युग्म जो अंडाणु, इसका ये डायग्राम है। ये तो अंडाणु और ये शुक्राणु जब दोनों बनकर तैयार हो जाता है तब ये दोनों आपस में मिलता है। तो इस मिलने की घटना को हम लोग कहते हैं निषेचन। जब ये बनेगा तभी ना मिलेगा। तो हम लोग निषेचन पूर्व में बस यही पढ़ना हमको कि शुक्राणु जो होता है वो पुरुषों में बनता है, 10 से 12 साल की एज से बनना शुरू हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। शुक्राणु बनता है और फिर अंडाणु बनता है। जब ये दोनों तैयार हो जाता है तब क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना। जाइगोट के बाद से एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है, फिर ऑर्गेन्स यानी अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा, फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो वो घटना जो हम लोग निषेचन पश्चात, निषेचन के बाद की ये घटना है, किस तरह से हम लोग के अंदर, हम लोग अपने माँ के सिकम में 9 मंथ रहते हैं और उस 9th मंथ में कौन कौन से चेंजेस होती है वो हम लोग को निषेचन पश्चात घटना में पढ़ना है। बात समझ में आई। तो आपसे पूछा जाए कि नर युग्मक क्या है, तो आप बोलेंगे शुक्राणु, युग्मक यानी गैमेट्स, और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, इग या ओवा, ये दोनों बनता है और फिर ये फ्यूज करेगा फिलोपियन ट्यूब में। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं निषेचन पूर्व में, पहले मेल में देखते हैं और उसके बाद से फीमेल में देखते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना में हमने क्या बताया कि निषेचन पूर्व घटना में नर में नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग मेल में यानी कि नर में कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो हम लोग देखते हैं। तो फिर हम लोग मादा में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम निषेचन अभी नहीं बता रहे, निषेचन हम कब बताएंगे, जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद से निषेचन होगा, और निषेचन के बाद हम लोग निषेचन पश्च घटना को पढ़ेंगे। तो देखिए, निषेचन पूर्व घटना में क्या होगा, नर में नर युग्मक बनेगा यानी शुक्राणु बनेगा। तो पुरुषों के अंदर शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। पुरुषों के वृषण के अंदर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक, तो ये जानने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे नर युग्मक के अंग तंत्र को जानना है, यानी कि नर में कौन कौन सा अंग होता है जो जनन में भाग लेता है उसको जानना सबसे जरूरी होता है, और यही आपको आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप
अगर कॉपी कलम लिए है तो आप लिखेंगे कि नर जनन अंग तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि नर नर जनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो आप लिखेंगे कि पुरुषों के अंदर पाए जाने वाले वे अंग जो जनन में भाग लेता है उससे हम लोग नर जनन अंग कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में पुरुषों के अंदर बहुत सारा अंग होता है, लेकिन हम केवल नर जनन अंग ही पढ़ रहे हैं। तो नर जनन अंग में पुरुषों में पाया जाने वाला वे अंग जो जनन में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर जनन अंग तंत्र या नर जनन अंग कहते हैं। ठीक, अब ये नर जनन अंग तंत्र पुरुषों में पाया कौन कौन से जाता है, तो आप सबसे पहले आप याद रखेंगे वृषण, टेस्टिक्स। फिर दूसरा होता है अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। ठीक, शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस होता है, ये वास डिफरेंस। फिर शुक्राशय, फिर सीसन होता है। ये 5 ही आपको याद रखना है, एक दो और भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका यही है कि पुरुषों के जनन अंग का नाम बताइए। आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन कर लिया जाएगा, तो आप फटाफट इसको लिख देंगे कि वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय और फिर सीसन, ये पुरुषों के जनन अंग है जो जनन में भाग लेता है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और मुझे डायग्राम बनाना उतना बेहतर नहीं आता है। अगर डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ यहाँ पे बनाने की। तो देखिए, ये एक पुरुष का जनन अंग होता है, जिसमें देखिए एक पुरुष के अंदर ये जो 2 आपको गोलाकार दिखाई दे रहा है ये होता है वृषण, और इसी वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। जो नर युग्मक जो शुक्राणु होता है वो शुक्राणु किसमें बनता है, पुरुषों में, तो बनता है वृषण में बनता है। अगर जिस पुरुष के वृषण में अगर शुक्राणु बनना बंद हो जाए या नहीं बनता है तो वो पुरुष जो होता है वो कभी बाप नहीं बन सकता, यानी कि वो बांझ हो जाएगा, जिसको बाध्यता कहा जाता है। तो एक पुरुष के अंदर ये शुक्राणु का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु का निर्माण, पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे उसके वृषण में होता है। टेस्टिक्स जो होता है उसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु जो होता है, ये जो वृषण जो होता है ना, ये शरीर का बाह्य पार्ट होता है, यानी कि शरीर के बाहरी गुहा में पाया जाता है, यानी कि इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है ना 2 से 3, यानी कि शरीर के जो टेम्परेचर होगा उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा कम होता है, क्योंकि शुक्राणु को बनाने में हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए शरीर से ये बाहर होता है। हमारे शरीर के अंदर अगर रहता तो शायद शुक्राणु हमारा शरीर के टेम्परेचर का ही तापमान इसमें भी रहता है, लेकिन हमारे शरीर की बाहरी गुहा में पाया जाता है, इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा शरीर के टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि शुक्राणु बनाने के लिए शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। तो इसलिए शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है, याद रहेगा। फिर ये शुक्राणु इसमें बन जाता है। अब बनने के बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो इसको बोलते हैं अधिवृषण, ये अधिवृषण, ये एपिडिडाइमिस होता है ये। ठीक, ये अधिवृषण जो होता है इसी में शुक्राणु बनने के बाद से इसी अधिवृषण में इकट्ठा होता है। ठीक, ये देख रहे हैं, इसके ऊपर भी ये अधिवृषण है, यहाँ भी अधिवृषण, यहीं पे शुक्राणु का जो होता है वो इकट्ठा होता है। और फिर इसी के माध्यम से ये जो आपको पाइप की तरह जो दिखाई दे रहा है दोनों साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस। जब शुक्राणु बन जाता है, जब इसकी जरूरत होती है, तो यही शुक्राणु जो होता है ना, इसी नली के माध्यम से ये आगे की ओर बढ़ता है, और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आएगा, और आने के बाद से ये आपको ये जो दोनों तरफ ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय में एक लिक्विड होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है, जो गंध उसमें एक प्रकार का आता है। ये गंध, ये जो पदार्थ होता है, ये इसमें दोनों मिल जाएगा, यानी कि शुक्राणु यहाँ से बन के आया, इसमें से वो पदार्थ मिल गया, और जब दोनों पदार्थ मिल जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। और ये वीर्य जैसे इसमें मिला ना, तो ये शुक्राणु का स्पीड जो होता है ना, बढ़ाने के लिए होता है। जैसे ये इसमें से पदार्थ मिला, ये शुक्राणु इधर से आया, दोनों अब मिल के इसके अंदर से होते हुए सीसन के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी कि मादा के जो यूट्रस होता है उसके अंदर छोड़ दिया जाता है ये शुक्राणु को, क्योंकि मादा के यूट्रस के अंदर ये शुक्राणुओं का गति करना होता है, और वो गति करता है, गति करके वो आगे की ओर ऐसे बढ़ता है, और उसको बढ़ने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, है ना। हम डायग्राम अभी आपको यहाँ पर शुक्राणु का डायग्राम बनाकर हम आपको दिखाए थे। वो तेजी से भागता है,
उसका स्पीड को बढ़ाने के लिए ही इस शुक्राशय में से वो पदार्थ इसमें मिल जाता है। जब दोनों मिल जाता है तो उसको हम लोग वीर्य कहते हैं और उसी में बहुत फास्ट वो भागता है। तो ये है आपका शुक्राशय, ठीक है। ये होता है आपका मूत्राशय। इसमें यूरिन जो होता है ना, यूरिन जो होता है वो इसी में इकट्ठा होता है, इसी से ये शरीर से बाहर निकलता है, यूरिन भी निकलता है और फिर जो एस्पर्म होता है यानी कि वीर्य जो होता है ये भी शरीर से बाहर निकलता है। तो ये शुक्राशय समझ में। और ये होता है सीसन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सीसन है और इसी सीसन के माध्यम से जो शुक्राणु जो होता है वो मादा के यूट्रस के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि निषेचन निषेचन पूर्व घटना क्या है। तो मेल में यानी कि नर में नर युग्मक शुक्राणु और मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। तो बस हम लोग को बस यही याद रखना है कि निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होता है। और सबसे पहले हम बताएं कि पुरुषों में कौन ऐसा अंग है, कौन कौन सा ऐसा अंग होता है जो जनन में भाग लेता है। तो आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका डेफिनेशन भी आपसे पूछे कि नर जनन अंग किसे कहते हैं। तो पुरुषों में पाया जाने वाला वे अंग जो जनन में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर जनन अंग कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ये सब के सब क्या है, नर जनन अंग है। यानी वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय और सीसन, ठीक, इसका नाम याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे डायग्राम बना के हमने कोशिश किया हुआ है। एक पुरुष के अंदर वृषण जो होता है ना, संख्या में 2 होता है, जोड़ा में 1 जोड़ा होता है। एक पुरुष के अंदर 2 वृषण पाया जाता है और इसी वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो भी शुक्राणु बनता है वो पुरुष के कौन ऐसे पार्ट्स में बनता है, तो वो वृषण में बनता है। वृषण में बनने के बाद ये शरीर के बाहरी अंग है ये, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर, वृषण बनने के लिए शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा टेम्परेचर कम चाहिए और ये वृषण में उतना ही होता है, ठीक। वृषण बनने के बाद इकट्ठा क्या होता है, अधिवृषण में। और अधिवृषण से होते हुए दोनों साइड में यहाँ से होते हुए होता है, शुक्रवाहिका से होते हुए स्पर्म जाता है। शुक्रवाहिका, शुक्र माने शुक्राणु, वाहिका माने होता है रास्ता। शुक्राणुओं के जाने का जो रास्ता होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। पुरुष नसबंदी जो होता है ना, सर्जिकल मेथड एक होता है, हम आपको बताएंगे। उसमें इसी पुरुष नसबंदी में इसी नस को काट के अब बांध दिया जाता है, जिससे ये स्पर्म आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। तो ये शुक्रवाहिका नली है और इसी को पुरुष नसबंदी यानी कि सर्जिकल में इसको काट दिया जाता है, ठीक। ये शुक्रवाहिका आगे शुक्राणु इसी शुक्रवाहिका से होते हुए आगे को जैसे यहाँ पे आएगा तो ये शुक्राशय उसमें एक प्रकार के पदार्थ मिला देगा। अब वो दोनों जब शुक्राणु और ये पदार्थ जब दोनों आपस में मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। अब वीर्य में अब शुक्राणु के स्पीड को आगे फास्ट करने के लिए ये पदार्थ से मिलता है और इस सीसन के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ये इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो हम लोगों ने देखा किस तरह से मेल के अंदर कौन कौन से जनन अंग होता है, मेल का हमने बताया। अब हम लोग जानते हैं मादा के जनन अंग। और एक चीज आपको बता दें कि नर जो होता है, नर के अंदर अगर 40 केजी अगर वो भोजन लेता है, 40 किलो यदि भोजन लेता है तो उसके अंदर 700 ग्राम खून का निर्माण होता है। इस बात को याद रखना आपको कि 40 केजी यदि वो भोजन लेता है तो उसके अंदर 700 ग्राम खून का निर्माण होता है और 700 ग्राम खून से 15 ग्राम तक लगभग या उससे भी कम स्पर्म का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखेंगे। फिर ये मादा जनन अंग, हम वो इसका ये डिस्कस हम लोग जब पढ़ेंगे, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये बताएंगे। अभी हम लोग केवल पढ़ रहे हैं कि नर में नर अंग जनन अंग कौन है, यानी कि पुरुष का जनन अंग कौन सा है और मादा के जनन अंग कौन सा है, बस उसी पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पुरुष का हमने बता दिया। अब ये मादा जनन अंग तंत्र किसे कहते हैं, तो मादा के अंदर पाए जाने वाला वे अंग, यानी कि मादा के अंदर पाए जाने वाला वे अंग जो जनन में भाग लेता है उससे हम लोग मादा जनन अंग तंत्र कहते हैं। यानी कि फीमेल में वे अंग ऑर्गेन्स जो जनन में यानी रिप्रोडक्शन में जो भाग लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। अब ये मादा जनन अंग कौन कौन से हैं, अंडाशय, ओवरी हो सकता है, अंडवाहिनी होगा, गर्भाशय होगा और फिर यूजाइना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक मादा के जनन अंग, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मादा के
जनन अंग का नामांकित चित्र बनाए। ये डायग्राम बनाकर आपके इसके नाम को लिख देना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो जिस तरह से पुरुष के अंदर 2 वृषण होता है, ठीक उसी तरह से मादा के अंदर 2 अंडाशय होता है और इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखना है। पुरुष के जो वृषण था, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, लेकिन पूछा है कि मादा में अंडाणु का निर्माण क्या होता है, तो आप बताएंगे अंडाशय में। मादा के अंदर भी 2 संख्या में 2 अंडाशय पाया जाता है। अब पुरुष के अंदर वृषण जो है उसमें पुरुष में भी 2 ही वृषण पाया जाता है। संख्या में अगर पूछा जाएगा तो 2 बताना है आपको, और जुड़ा में पूछा जाएगा तो 1 जुड़ा होता है। तो ये है क्या है, अंडाशय है। और इस अंडाशय के ठीक ऊपर वाला जो भाग आपको ये से दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं झालर, फेमरी होता है, इंग्लिश में इसको फेमरी कहा जाता है। ये झालर होता है और झालर के ठीक ऊपर से ये शुरू होता है, ये है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंड माने अंडाणु, वाहिनी माने रास्ता। जिस तरह से हम शुक्रवाहिका बताए थे, शुक्र मतलब शुक्राणु, वाहिका माने रास्ता, ठीक उसी तरह से ये अंडवाहिनी है। और इस अंडवाहिनी के से ही ये अंडाणु जो होता है ना आगे की ओर बढ़ता है, बढ़ने के बाद से ये आता है। ये हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस इसमें आपको नर युग पुरुषों के और औरत दोनों के जनन अंग को ही याद कराना मेरा लक्ष्य है। इसमें बस आप यही याद रखेंगे, पुरुष में कौन कौन से जनन अंग है और मादा में कौन कौन सा जनन अंग है, बस यही आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिए मादा में कौन सा जनन अंग है, अंडाशय, अंडवाहिनी। ये देखिए ये अंडाशय है और इसके ऊपर जो है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं झालर, यानी इसको फिमरी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ठीक इसके ऊपर वाला जो भाग होता है यहाँ से, ये दोनों साइड में यहाँ भी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, यानी इसको फिलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। और फिर ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। ये क्या है, गर्भाशय है। और गर्भाशय के दोनों साइड में जो ये पार्ट्स आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। जब इसमें बच्चा पलता है तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाता है, और जब बच्चे का डिलीवरी जब हो जाता है तो पुनः ये अपने निर्धारित अवस्था में आ जाता है। और इसके ठीक नीचे हो जाता है विजाइना, है ना। तो ये पार्ट्स को आपको याद रखना है। तो बस इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसके बाद हम लोग शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें।